जो कॉमन डिल्यूजन है वो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, यानी यहां हर कोई मुझे देख रहा है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, यानी बेवफाई, मेरे शौहर या मेरी बीवी किसी और के साथ है और मेरे साथ धोखा कर रही है। ब्रेन में जहां मैं सुन रहा हूं क्या बोला जा रहा है, वहां अगर किसी के बोले बिना भी मुझे कुछ सुनाई दे तो उसे हैल्यूसिनेशन कहते हैं। कई बार नियोलॉजिज्म, नए नए शब्दों को बनाना शुरू करते हैं जो हमने पहले कभी सुने ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसी भाषा में बोले जो हमें समझ में ना आए, मगर वो भाषा है, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, मैंने अब जो आखिरी वाक्य बोला वो कन्नड़ा में बोला, आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आप लोगों में से कितने लोगों को कन्नड़ा नहीं आती, मगर जिसको कन्नड़ा आती है वो समझ पाएगा। मगर अपनी ही भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो किसी को नहीं आता है, तो फिर यकीनन उन्हें साइकोसिस है। कई बार साइकोसिस बहुत कम टाइम के लिए आता है। जैसे इंसान को अगर बुखार आ गया और समझो मान लो 105 डिग्री है, तो उस दौरान पेशेंट को हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, यानी उसको चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, उसको चीज़ें सुनाई दे सकती हैं बुखार की वजह से। अगर किसी ने गुस्से की हालत में या नशे की हालत में तलाक दी, तो उसने सिर्फ बीवी ही के खिलाफ, बीवी ही को ये तलाक क्यों दी, मतलब अपनी बहन को या शौहर को क्यों, या किसी और को, किसी मर्द या किसी दूसरे औरत को क्यों नहीं कह दिया तलाक तलाक। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी मजलिस में, जहाँ मौलाना साहब ने इतना अच्छा बयान दिया, सुनने का मौका दिया, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। और जैसा आपने अभी फरमाया कि ये जगह जगह होनी चाहिए, सुलह की बात हर जगह होनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो होनी चाहिए। अब मैं सीधे अपनी जो हमारी जहनी बीमारियाँ हैं उनका सीधा ताल्लुक़ इंसान के बर्ताव से होता है, और बर्ताव को लेकर ही ज़्यादातर, यानी इंसान का बर्ताव होता है, उसकी ज़बान होती है और उसका एक मिजाज होता है। तो हमारी जो साइकियाट्री की बीमारियां होती हैं, ये इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को, उसके इमोशंस को, उसकी ज़बान को, यानी ज़बान का लहजा, कोई बहुत नरम मिजाज है लेकिन अचानक ही सख्त हो जाए, और बाकी के जो उसके कामकाज होते हैं उन पे असरअंदाज होती है। ख़ास तौर से इमोशंस, सोच पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग काफ़ी तजुर्बेकार हैं, सब है, लेकिन कई बार ऐसे मसले आते हैं कि जिनमें ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि वजह क्या है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मसला आया है कि भाइयों में अगर झगड़ा हो गया, बहन भाइयों में, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, या मियाँ बीवी का अज़वाजी रिश्ता टूटने पर है, या कोई ऐसा मसला है, कोई फरीक आपके पास आया है और उसका मसला समझ नहीं आ रहा है, तो कई बार ये दिमागी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पहले डिप्रेशन के बारे में बताता हूं कि डिप्रेशन एक बीमारी है। लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन कैसा। पहले मैं डिप्रेशन के बारे में बात करता हूं, उसके बाद में ओसीडी के बारे में, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि ये मसले काफ़ी आमतौर पर हमारे पास आते हैं। लोग आलिमों के पास जाकर आते हैं, इमामों के पास जाकर आते हैं, और उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो उसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है और फैमिलियाँ टूटती हैं, इकोनॉमिक यानी मुआशी एतबार से और अज़वाजी एतबार से, बाप बच्चों के बीच में काफ़ी तनाव पैदा होता है, ख़ानदान में दूरियाँ पैदा होती हैं इन बीमारियों को लेकर। तो इन बीमारियों की जानकारी लगभग हर एक को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलाज बहुत आसान है, थोड़ा लंबा चलता है लेकिन आसान इलाज है, और उससे इंसान के बर्ताव में, उसके सोचने समझने में काफ़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। तो डिप्रेशन एक मर्ज़ है, जिस तरह से जिस्मानी मर्ज़ होते हैं उसी तरह से ये एक दिमागी मर्ज़ है। आमतौर पे लोग आते हैं हमारे पास कि हम लोगों को ये हो रहा है, मैं उसकी अलामतें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आमतौर पर वो अक्सर जाते हैं किसी आलिम के पास, या आमतौर पर मस्जिद के इमाम के पास, या कोई अल्लाह वाले नज़दीक हों उनके पास चले जाते हैं। तो उनको गालिबन कोई दुआएं बता देते हैं, कुछ बताते हैं और बोलते हैं ये ईमान की कमज़ोरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि
इन अल्फाज का इस्तेमाल ना हो कि ईमान की कमज़ोरी है, कि जैसा भी मौलाना साहब ने अपने बयान में बताया कि चिंगारी होती है, तो उस चिंगारी को हम लोग जब ये कहते हैं कि आपके अंदर ईमान की कमज़ोरी हो, तो हम कहीं ना कहीं उसको थोड़ा और कम कर रहे हैं चिंगारी को। तो हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें कि बीमारी है, अगर हमारी जानकारी में वो बीमारी नहीं है तो हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल भी ना करें कि ये आपके अंदर ईमान की कमज़ोरी है। तो कुछ चीज़ें होती है जो हम लोगों को नहीं पता होती, कुछ चीज़ें हैं जो और लोगों को, हर इंसान को हर चीज़ पता नहीं होती। तो ये दिमागी बीमारियां भी जिस्मानी बीमारी की तरह होती हैं। ये काउंसलिंग से और बहुत बार अक्सर दवाओं से ज़्यादा इलाज होता है, और दवाओं से बहुत ज़्यादा जादुई जैसा इलाज होता है। मतलब एक पेशेंट अगर बांध के लाया जाता है, उसको हम लोग एक आध हफ्ता दवा देते हैं, और वो पेशेंट का बाद में अगर उसका वीडियो दिखाएं तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वही इंसान था, और एकदम बदला हुआ इंसान सामने जाहिर होता है। तो डिप्रेशन में सबसे पहले तो ये होता है कि इंसान को एकदम लगातार, हर इंसान का, जैसे हम अपने मिजाज को हम अपने काबू में कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक लेवल है कि मुझे अगर कोई चीज़ की खुशी हुई है, कि समझिए मेरा बच्चा पास हो गया, तो मैं एकदम अगर जाके कपड़े उतार के नाचने गाने लगूं और 2-3 दिन तक नाचता गाता रहूं, रोड पर कपड़े और चिल्लाता रहूं कि मेरा बेटा पास हो गया, तो आप लोग जाहिर समझेंगे कि ये आदमी क्या है, इसको कुछ दीवानगी हो गई है। या अगर कोई मामूली सा नुकसान हुआ है कि मैंने 1 रुपया खो दिया है, लेकिन मेरा दिल ऐसा बैठा जा रहा है और मैं 15 दिन तक रो रहा हूँ कि नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया वो 1 रुपये के लिए, और हालांकि मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या होता है कि जब हमें खुशी होती है या हमें कोई किसी चीज़ का अफसोस होता है, तो हमारा मूड, जो हमारा मिजाज है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम ये कंट्रोल खो देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो बर्ताव होता है, उस बर्ताव से हम अपने आप को जो नुकसान कर रहे हैं या कर सकते हैं, या हमारे बर्ताव की वजह से दूसरे किसी को तकलीफ हो रही है, या हम दूसरों को तकलीफ देने लगे हैं, या हमारे कामकाज का नुकसान हो रहा है, तो ये बीमारी बन जाती है। तो अक्सर डिप्रेशन में क्या होता है कि अलामतें जो है हफ्तों तक रहती है। मतलब किसी को 15 दिन हो गए और कोई वजह नहीं है, लेकिन इंसान को एकदम उदासी लग रही है, मायूस है। जो इंसान पहले खुशमिजाज था, अब चिड़चिड़ा हो गया है, घर से निकल नहीं रहा है, चुपचाप पड़ा है। सुबह उठेगा तो उसको बदन में ताकत नहीं लगेगी, एनर्जी लेवल्स एकदम लो रहेंगे। जिन चीज़ों में पहले दिल लगा करता था, हंसने बोलने में, नमाज में, कुरान में, तिलावत में, या लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, बीवी बच्चों के साथ खुशमिजाजी से रहना, या अगर औरत है तो घर के कामकाज करना, तो ये सब चीज़ों के अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। और एक चीज़ होती है कि शोर से तकलीफ़ होने लगती है, आवाज़ से, छोटी सी आवाज़ भी बहुत ज़ोर से लगने लगती है, और बात बात पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी नॉइज़ इंटॉलरेंस होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, नाउम्मीदी और मायूसी के ख्याल आ जाते हैं। ये जो नाउम्मीदी और मायूसी के ख्याल आते हैं, वहाँ अक्सर लोग इसको ये कहते हैं कि नाउम्मीदी यानी कुफ्र है, आप तो यहाँ चले गए। लेकिन नाउम्मीदी एक अलामत है बीमारी की। मतलब इंसान को सब कुछ दिखता है, लेकिन नाउम्मीद रहता है कि अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, या मेरा तो बर्बाद हो गया मेरा कारोबार। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का आपको मिसाल दूं कि करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, और उनका सिर्फ 90 लाख रुपया नुकसान हो गया था, और उसको लेके उनको सुसाइड तक के ख्याल आने लग गए थे। हालांकि 90 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं थे। मतलब ऐसा था कि उनका एक नाखून काट के कहीं गिर गया हो, और फिर वो इलाज के लिए आए और इलाज करवाया और ठीक हो गए। तो सुई कहीं ना कहीं अटक जाती है, और एक ही चीज़ को लेके इंसान रिपीट करता रहता है कि नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो नाउम्मीदी, उदासी, मायूसी, चिड़चिड़ापन, चीज़ों में दिल नहीं लगना, जिस्मानी कमज़ोरी, वज़न कम होना शुरू हो जाता है बिना किसी वजह से। इंसान का 5% बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ये 95% पेशेंट में होता है, 5% में इसके उल्टा भी हो जाता है। तो कई बार इनका वज़न कम होने लगता है, हर महीने 5-5 किलो वज़न कम होने लगता है, मतलब 5-5%। तो अगर 100 किलो का था 95, फिर 95 से 5%, एवरेज है ये, ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। तो कपड़े ढीले होने लगते हैं, नींद नहीं आती है, नींद अगर आती है तो टूट टूट कर आती है। कई बार सुबह जल्दी आँख खुल जाती है और फिर फ़िक्रें शुरू हो जाती हैं। नमाज में भी वही ख्याल आते हैं, तो इंसान को लगता है कि फिर हमारे ईमान की कमज़ोरी है। और वही चीज़ को अगर कोई रीइंफोर्स कर देता है कि नहीं, ये आपकी ईमान की कमज़ोरी है, आप ये पढ़ो, पढ़ने में दिल नहीं लगता, इंसान परेशान रहता है कि मैं तिलावत करता हूँ, नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसान का जहन जाता है कि ये कोई शैतानी हरकत है। तो इंसान थोड़ा इसमें भी भटकने लगता है। तो डिप्रेशन का ऐसा असरअंदाज होता है, कामकाज बंद हो जाता है, काम करने की हिम्मत नहीं होती, काम की जो पूरी 100% एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इंसान काम करता भी है तो बेदिली से करता है, पूरी जो उसकी सलाहियत है उसके मुताबिक नहीं कर पाता।
तो कामकाज असरअंदाज होता है, जिससे मुआशी नुकसान होता है और घरों में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है या कमज़ोरी आ जाती है, जिनसी कमज़ोरी आ जाती है, उसको लेकर भी कभी कभी तनाव होता है। बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये अलामतें जो हैं लगातार रहती हैं, ज़्यादातर अक्सर दिन भर में कई बार रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर पेशेंट को शाम में थोड़ा ठीक लगता है, सुबह बहुत ख़राब होती है कि सुबह हो क्यों गई, हम कैसे ठीक होंगे। दिल ऐसा करता है कि कहीं भाग जाएं, और कभी कभी सुसाइड के ख्याल आते हैं। अक्सर हमारे जो मुसलमान हैं उनमें सुसाइड का ख्याल तो नहीं आता है, लेकिन जो पैसिव हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से या अल्लाह मुझे अब उठा ले, अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता। तो एक ये जो पैसिव डेथ विशेस हम लोग बोलते हैं कि पैसिव डेथ विश उसको होती है कि अब वो ख्वाहिश करता है कि यार बस हो गया, अब कितना झेलूँ मैं, मर जाऊँ तो बेहतर है। तो ये सारी अलामतें डिप्रेशन की होती हैं। अब डिप्रेशन होता क्यों है, ये और भी ज़्यादा अलामतें होती हैं कि मतलब कहीं भाग जाएं, सुसाइड कर लें, लेकिन ये आमतौर पर मोटी मोटी जो अलामतें होती हैं ये होती हैं। तो डिप्रेशन के बाद में इसका होता क्यों है, अब जैसा एक तो ये ईमान की कमज़ोरी से बिल्कुल नहीं होता, दूसरा ये कि किसी भी जहनी बीमारी का इलाज शादी नहीं है। अक्सर अपने उलमा जो होते हैं सबसे पहले ये बोल देते हैं, मतलब मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ, लेकिन शायद बहुत से होंगे जो नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कोई है वैसे तो मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और उनको सलाह दी जाती है कि आप शादी कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो शादी इंसान की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है, वो इलाज नहीं है किसी भी चीज़ का। सबसे पहले ये जहन नशीन करना चाहिए कि शादी किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। शादी एक इंसान की ज़रूरत है और वो ज़रूरत के हिसाब से ही लेनी चाहिए। तो कभी भी किसी को ये मशवरा देना कि नहीं शादी कर दीजिए ठीक हो जाएगा, कई बार हिस्टीरिया में ऐसा होता है कि शादी के बाद चला गया, वो पहले होता था। और हिस्टीरिया एक अलग बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर साहब या मैं बाद में बात करेंगे कि हिस्टीरिया क्यों होता है। तो डिप्रेशन जो होता है और ज़्यादातर जो दिमागी बीमारियां होती हैं ये होती हैं जहन के अंदर जो हमारे केमिकल होते हैं। जिस तरह से आप लोगों को सबको पता होगा कि पेट में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में। पेट का काम ये होता है कि खाना हजम करे। अब हाजमे के लिए एसिड ज़रूरी, अल्लाह ताला ने पेट में एसिड दिया है। अब एसिड की ज़्यादती होगी या कमी होगी तो दूसरी अलामतें ज़ाहिर होंगी, बीमारी बन जाएगा। तो किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादती या कमी होती है तो बीमारी होती है। तो इसी तरह जहन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कुछ केमिकल्स हैं जिनका बैलेंस बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक केमिकल बढ़ेगा तो कोई एक बीमारी होगी, कोई घटेगा तो दूसरी बीमारी होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि दिमाग का काम है इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, इमोशंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत, हमारी याददाश्त और हमारी जो चीज़ें सीखने की सलाहियत है वो। तो जो जिस चीज़ का फंक्शन होगा, अगर पेट का फंक्शन है कि खाना हजम करना है, तो पेट में अगर एसिड की कमी ज़्यादती होगी किसी भी वजह से तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसी तरह जहन के अंदर अगर कोई ख़राबी होती है कि जहन के अंदर कोई चीज़ का बैलेंस बिगड़ता है तो उसके जो फंक्शंस है, अब जहन में ऐसा होता है दिमाग के अंदर होते हैं, यानी हम लोग जो चलते हैं फिरते हैं, ये अगर मुझे ये उठाना है तो दिमाग में पहले देखूंगा, आंख सिग्नल देगी कि ये उठाना है, तो ये ब्रेन में सिग्नल जाएगा बहुत तेज़ी के साथ और फिर मेरे हाथ को ऑर्डर मिलेगा कि ये उठाना है। तो ये हमारा मोटर सिग्नल हो गया। तो दिमाग मोटर फंक्शन भी देखता है। तो मोटर फंक्शन जहाँ ख़राब होते हैं वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है और वहाँ लकवे वगैरह होते हैं। लेकिन जहाँ पर सॉफ्टवेयर ख़राब होता है, हर चीज़ में, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, तो जहाँ सॉफ्टवेयर ख़राब होता है वहाँ साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत और काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ हार्डवेयर की खराबी होती है तो वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से, तो इसमें ये जो केमिकल है इनको चीज़ नापने की कोई आम तौर पे लैब में गुंजाइश नहीं है। ये काफ़ी रिसर्च में हायर, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जो रिसर्च बताती है वो ये बताती है कि दिमाग के केमिकल का प्रॉब्लम होता है। तो अक्सर लोग हमारे पास जब आते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आपके दिमाग में केमिकल का प्रॉब्लम हो गया है, तो वो बोलते हैं किस जाँच से पता चला। तो जांच जो इसमें होती है वो बहुत महंगी होती है, आमतौर पे दस्तयाब नहीं है। तो हम लोग उनको अलामतों के ज़रिए बताते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि एमआरआई कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, अब वो रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं। ख़ास तौर से अगर ये शादी ब्याह का मामला हो तो लोग रिपोर्ट करवाते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लिए, सीटी स्कैन करवा लिया, एमआरआई करवा लिया, और उसके बाद में वो बोलते हैं सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, फिर ये बीमारी कैसी है। अब क्योंकि कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है तो ये कुछ ना कुछ रूहानी है। तो ठीक है, आप करवाइए, दुआएं भी करवाइए। हम लोग यही कहते हैं कि आप दुआएं भी करवाइए, दवाएं भी करवाइए। तो क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है तो रूहानी है, ये अक्सर होता है। तो हम लोग ये एग्जांपल देते हैं, ख़ासतौर से मैं तो ये एग्जांपल देता हूँ कि आप ये पंखा देख रहे हो
तो अब ये पंखे का अगर मैं फ़ोटो खींचूंगा तो इसके पर दिखाई देंगे, इसकी बॉडी दिखाई देगी, इसके वायर दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर एक करंट है जो दिखाई नहीं देगा, वो फ़ोटो में नहीं आएगा। तो ये जो दिमाग के केमिकल है या फ़ोटो है, तो आपने एमआरआई निकाल लिया, आपने स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन आप उसके केमिकल नहीं देख पा रहे हो, तो वो हम लोगों को अलामत से मालूम होता है। तो ये मोटा मोटा डिप्रेशन की अलामतें हैं। इसके बाद में मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि अक्सर पेशेंट आते हैं, ख़ासतौर से आप लोगों के पास, हर आलिम के पास आते हैं कि हमारा पेशाब का एक कतरा रह जाता है। अब मुफ्ती साहब सर फोड़ते हैं, इमाम साहब सर फोड़ लेते हैं अपना समझा करके, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे जानने वाले एक मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा कि आप आगे कपड़ा लगा लो, कपड़ा सूखा रहेगा तो मतलब नहीं गिरा है, और अगर है तो कतरा है तो एक आध कतरा है, आप देखो वो कोई बीमारी होती है, आप इलाज करवाओ। लेकिन वो पेशेंट बेचारा सेटिस्फाई नहीं होता, वो इंसान वो भटकता रहता है। इसके अलावा मस्जिदों में अक्सर या घरों में अक्सर वज़ू कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, उनको इत्मीनान नहीं होता कि ये छूट गया वो छूट गया, पीछे लाइन लगी है, जुमा का वक्त हो रहा है, लेकिन वज़ू करने वाला आगे से हट नहीं रहा है। इसी तरह घर में बाथरूम है कि मुंबई में तो अक्सर एक ही बाथरूम होता है, कई बार कॉमन टॉयलेट होते हैं, कोई एक चला गया पेशेंट, अब वो निकल ही नहीं रहा है, धोए जा रहा है, पूरी बिल्डिंग का पानी उसने ख़त्म कर दिया, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में बहू है, वो किचन में घुस गई, हाथ धोई जा रही है, खाना बन ही नहीं रहा है कि नहीं मेरे हाथ साफ़ नहीं हुए, बर्तन है धोई जा रही है, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं साफ़ हुआ। घर के बाहर से कोई भी आया, बच्चे खेल कर आए तो उसको पीछे लग गई कि नहीं आप हाथ धो, आप पैर धो। बाथरूम में गए तो नहीं, आपके ऊपर छींटे उड़ गई, धोए जा रहे हैं। तो अक्सर ऐसे पेशेंट होते हैं, ये लगभग आपके मोहल्ले में हर जगह आपको दिखाई देंगे। ये दूसरी बीमारी जिसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ, ये है OCD, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशंस हम लोग ऐसी सोच को बोलते हैं कि जो पेशेंट को पता होती है कि इस ख्याल का कोई मतलब नहीं है। मतलब पेशेंट खुद भी बोलता है कि हमको पता है ये चीज़ साफ़ है, लेकिन दिल मानता नहीं, उसको धो रहे हैं। और जब तक वो कर नहीं लेंगे उनको इत्मीनान नहीं होता। आप उनसे कहो कि ये दुआ पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, वो पढ़ेगा बेचारा, लेकिन वो पढ़ेगा तो दुआ में भी फंस जाएगा कि नहीं मैंने दुआ शायद ठीक से नहीं पढ़ी, फिर वो दुआएं भी दोहराता रहता है। तो एक चीज़ वो एक का इलाज लेने गया और दूसरी बीमारी साथ ले ली, ऐसा हो जाता है अक्सर। अब इसमें कई बार ख्यालात आते हैं जो वसवसे होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक 18-19 साल की लड़की आई, उसने घर में बैठना छोड़ दिया, वो खड़ी रहती थी जब तक वो सोती नहीं थी, जब तक उसको एकदम गिर ना पड़े। तो उसको ख्याल ये होता था कि घर में हम लोग जो कॉमन चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, पलंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घर में भाई है और बाप है, तो उन लोगों का जो वज़ू है वो वहाँ रह गया है और वो उसे टच कर रहा है। तो ये ख्याल आता है, ये ख्याल आ रहा है उस लड़की को, और ये एक किस्म की बीमारी है। अब ऐसा पेशेंट कहीं जाएगा, वो बोल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, उसने घर में सबसे बात बंद कर दी, अब उसके ऊपर एक लेबल लग गया है तो पागल है, कुछ कर नहीं रही, खड़ी रहती है। कई बार अल्लाह ताला के बारे में, नाउज़ुबिल्लाह, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत ख्याल आने लगते हैं। कुफरी ख्यालात आ सकते हैं, सेक्स के ख्याल आ सकते हैं, दूसरे ख्याल आ सकते हैं। तो दीन के बारे में भी आते हैं, कई बार दीन के ख़िलाफ़ आते हैं, कई बार दीन के ताल्लुक से सेक्स के ख्याल आते हैं, कई बार साफ़ सफाई को लेकर आते हैं, कई बार बीमारी के बारे में आते हैं कि मुझे एड्स हो गया। अब वो रिपोर्टें करवाता रहता है ऐसा पेशेंट, 50 जगह रिपोर्ट करवा ली, या कई बार उसको ऐसा लगता है कि मुझे कैंसर हो गया। पेशेंट अक्सर ऐसे आते हैं जिनको गले में कुछ नहीं है, दांत के डॉक्टर को दिखा दिया, नाक कान गले के डॉक्टर को दिखा दिया, कैंसर के डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन वो बोलेगा नहीं मुझे अंदर कुछ है, ये डॉक्टर देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट जो है काफ़ी वक्त और काफ़ी पैसा बर्बाद करते हैं, और ये पैसा और वक्त तो ठीक है, लेकिन कई बार इससे फैमिली टूट जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के अंदर घर टूटने की कगार पर आ जाता है। तो OCD एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑब्सेशंस होते हैं, यानी ऑब्सेशंस ऐसी सोच होती है जो पेशेंट की अपने जहन की पैदाइश होती है। पेशेंट को पता होता है कि ये ख्याल जो आ रहा है, इस ख्याल का कोई मतलब नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है, उसको निकाल नहीं पाता, सुई वहीं अटकी रहती है। अब उसको उस ख्याल को निकालने के लिए वो कुछ चीज़ें करने लगता है जिसको हम लोग कंपल्शन कहते हैं। यानी अगर मेरे जहन में ये ख्याल आ गया कि हर चीज़ गंदी है, ये मेरी प्लेट है कि गंदी है, मैं बाथरूम में गया हूँ मेरे ऊपर छींट आ गई है, मुझे पता है छींट नहीं आई है, मैंने पूरा एहतियात किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं धोता रहूँगा। तो ये होता है OCD शॉर्ट में। इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो हम लोगों को अफेक्ट करती हैं, जो अलामतें होती हैं, मैं उससे उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वक्त भी कम है। तो ये OCD की भी एक बीमारी होती है जिसमें दिमाग के अंदर एक और अलग केमिकल होता है जो बढ़ जाता है, कम हो जाता है।
तो ये चीज़ें काउंसलिंग से और दवाओं से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसके अंदर। 70-80% पेशेंट के अंदर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। 10 से 20% पेशेंट होते हैं जिनमें रिजल्ट थोड़ा आता है तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, जी सकता है, अपनी लाइफ ठीक से गुजार सकता है। तो ये डिप्रेशन के बारे में और ओसीडी के बारे में मैंने कुछ कहा। अभी हुज़ैफ़ा भाई जो कहने वाले हैं, तो डॉक्टर हुज़ैफ़ा भिंडरवाला काफ़ी मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं सैफी हॉस्पिटल से, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हुज़ैफ़ा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे इस प्रोग्राम को ले जाएं और थोड़ा साइकोसिस और दूसरी जो बीमारियाँ हैं, एंजाइटी वगैरह के बारे में बातें करें। हजरात उलमा किराम, मेरे अजीज़ डॉक्टर साजिद भाई और सारे लोग जो हमें हेल्प कर रहे हैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। पहली बात तो मैं कुछ भी शुरू करूं उसके पहले ये कहूँगा कि मैंने आज इतनी उर्दू सुनी है, हाँ, जो मैं ऐसा 10-12 सालों में नहीं सुनता, उतनी मैंने आज सुन ली है। तो मेरी उर्दू में एहसास जहल को लेकर के, कमी को लेकर के आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। तो मुझे टॉपिक दी गई है साइकोसिस। साइकोसिस उस तकलीफ को कहते हैं जब इंसान अपनी हकीकत से परे हो जाता है। तो मैं ले चलता हूं आप सब लोगों को आज से 25 साल पहले। मेरे एक रिश्तेदार का मुझे फोन आया, कह रहे मेरे भाई की तबीयत अच्छी नहीं है, तू साइकाइट्रिस्ट है भाई, तू जा और उसकी मदद कर। मैंने कहा मैं अकेला क्या करूंगा, क्योंकि मैं वाकिफ था उनकी तकलीफ से। तो मैं उनको मिला अंधेरी स्टेशन पर और वहां से हम लोग मीरा भाईंडर, काफी दूर है, वहां पहुंचे और वहां रात के तकरीबन 10 बजे, तो मैं अंधेरी पहुंचा, 12 बजे के करीब मीरा भाईंडर पहुंचे। वहां बिल्डिंग के नीचे वो भाई साहब ने मुझे छोड़ दिया कि आप जाओ ऊपर अकेले, मैं तो ऊपर नहीं आऊंगा, मैं अगर ऊपर आऊंगा और भाईजान ने मुझे देख लिया तो बहुत खफा हो जाएंगे और मुझसे लड़ पड़ेंगे, तो आप अकेले जाइए। मेरे पास कुछ दवाइयां थी जो मैं लेके गया था। अब ये साहब कर क्या रहे थे, ये साहब ये मानते थे कि मुझ में दुनिया भर की ताकत है, मैं सबसे काबिल हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स रखता हूं और मैं गांव जाऊंगा, भिंडर जो हमारा छोटा सा गांव है राजस्थान में, और मैं गांव में जाकर के 786 कुर्बानियां करूंगा। बकरा ईद करीब थी। अब जो भी मसला हुआ, मैं उनके घर पे पहुंचा, उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोल करके मुझे शक की नजर से देखा और अंदर लेने से इनकार किया, क्योंकि वो पहचान गए, तू तो हुज़ैफ़ा है ना, तू तो साइकाइट्रिस्ट है, तू क्यों आया है। मैंने रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि भाई मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है, अगर आप नहीं करना चाहो तो मैं चला जाता हूं। अब ये तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो मदद करना तो इनका हक बना। दरवाजा खोला, उन्होंने अंदर लिया, धमकाया मुझे, अगर कुछ भी चालबाजी की तो देख लेना, क्योंकि इन मरीजों का ये यकीन कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे इतने पहचान है, मैं इतना पावरफुल हूं, वो यकीनन ये मानते हैं। ये हमें मालूम है कि इनमें कोई ताकत नहीं है या कोई काबिलियत ऐसी नहीं है जितना ये बयान कर रहे हैं, मगर हकीला वो ये मानते हैं कि मैं ये सब कर सकता हूं। उन्हें रात को सोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ज्यादा बोलते हैं, जो मैंने एहसास किया अगले 2-2.5 घंटों में, क्योंकि उन्होंने गालियां देना शुरू किया मेरे पूरे खानदान को, है ना, मेरे भाइयों से शुरू किया, अम्मी अब्बू तक गए, फिर आगे आगे जितने लोग, उनके जहन में इतने सारे तेजी से आ रहे थे जिनको वो फिल्टर नहीं कर पा रहे थे। आमतौर पे हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ सोच के फिर बोलते हैं, इनको इतने सारे ख्यालात इतनी तेजी से आ रहे थे कि इतना तेजी से वो बोले भी जा रहे थे जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, बिल्कुल वो रोक नहीं पा रहे थे। इनको अटकाना, इनके बीच में एक आध शब्द डाल पाना भी नामुमकिन हो रहा था, और ये काफी शायराना अंदाज में भी बात करने लग गए। इनका, जैसे मैंने कहा, फिल्टर जो होता है वो खोया हुआ था। इनका घर पूरा खाली था। इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में घर की एक एक चीज बेच डाली थी। साहब जहां होते वहां टैक्सी को रोकते, टैक्सी में बैठ के जहां जाना है वहां चले जाते। वहां टैक्सी वाला बोलता किराया, बोले कहेगा किराया, जानता नहीं मैं कौन हूं, और चले जाते। तो ये वाकई में अपने आप को इतना बड़ा मानते थे। इस फेज को हम मेनिया कहते हैं।
और मेनिया साइकोसिस का एक हिस्सा है। बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर लेना, और कई बार इसी वजह से पुलिस और कानून के साथ भी अपने आप को तकलीफ में पाना। फिर एक तीसरा, 4 केस बताऊंगा, मैं उल्टी गिनती कर रहा हूं। एक मां, एक औरत ने अभी अभी एक बच्चा जमा था, मगर उस बच्चे की खुशी जो होनी चाहिए एक मां को, वो ना होकर के बिल्कुल इनडिफरेंट हो गई कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और बच्चे को दूध तक पिलाने को तैयार नहीं थी, गो बैक। और दूसरे घर वाले, उसकी अम्मी, उसके शौहर जो उसको समझा रहे हैं, किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। नींद उड़ गई है, बेवजह हंसती है, बेवजह रोने लग जाती है। भाई और लोग क्या कह रहे हैं, कोई समझा रहा है, किसी की कोई बात सुननी नहीं है। फिर अपने आप में रहना पसंद करती है, और डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग परिवार के आके समझा रहे हैं कि बेटा ऐसे करोगे तो बच्चे का क्या होगा। मानो उसे हकीकत से, उसकी अपनी जिम्मेदारियों से मानो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तीसरा केस है। अब दूसरे केस को देखते हैं। एक जवान आदमी मेरी क्लिनिक में आया, 27 साल का। उसके वालिद उसको लेकर के आए। उसको वो बिल्कुल यूं एक जैसा रोबोट होता है ना, मशीन, वैसे ताक रहा था। उसको कंधे से पकड़ के कुर्सी पे बिठाया, सामने बैठा। वालिद ने बात करना शुरू किया। बंदा एक टक ऐसे देखता रहा, बिना हिले बिना बोले। वालिद ने बताया कि ये तो अपने आप से खाता पीता भी नहीं है। हम खाना मुंह में डालते हैं तो ये मुंह खोलता है, हम पूछते हैं तो कभी जवाब देता है, कभी जवाब भी नहीं देता। बहुत खामोश हो गया है, न नहाता है, न खुद का ख्याल रखता है, न कपड़े बदलता है, कुछ भी करने की चाहत नहीं है, न दोस्त हैं, न किसी को मिलना चाहता है। अपने वातावरण से, अपनी एनवायरनमेंट से बिल्कुल बेखबर है। ये मेरी क्लिनिक का पहला साल था, और मैंने उस बंदे को देख करके मुझे बड़ा डर लगा, क्योंकि ये बंदा थाना मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के वालिद उसको 3 महीने के लिए घर पे लाए थे। और मैंने सर पे हाथ रखा। मैंने कहा या अल्लाह, नया नया तो हूं प्रैक्टिस में, ऐसा पेशेंट पहले ही साल में मेरे को क्यों भेज दिया। मगर जो दवाइयां थी उसमें मैंने कुछ कमी की, और मैंने ये उम्मीद की कि क्योंकि अब मैं कम कर रहा हूं तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, अब ये अगली बार वापस नहीं आएंगे। 2 हफ्ते बाद वालिद बराबर टाइम टू टाइम लेकर के आए। कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखा, उम्मीद भी नहीं की थी, मुझे लगा कि बहुत मुश्किल केस है। फिर 2 हफ्ते बाद वापस आए। तो जब 4 हफ्ते बाद आए तो दरवाजा खुला, और मैं कुछ काम में लगा हुआ था। मैंने देखा अरे यार ये वापस आ गए। मैं मन में सोच रहा हूं और नजर छुपा रहा हूं, चुरा रहा हूं। मैंने वालिद को सलाम बोला, अस्सलाम वालेकुम। तो वालिद बोले वालेकुम अफजलुस सलाम। वालिद बोलने के पहले ये बच्चा बोला वालेकुम अफजलुस सलाम। तो मैं बोला यार ये आवाज तो वालिद की नहीं है। उस दिन पहली बार मुझे ये समझ में आया, और मैं यहां इस मजलिस में ये बात ठोक बजा के कहना चाहता हूं कि हम इलाज नहीं करते हैं, शिफा देने वाला वो है। और जो हम साइंस के तौर पे समझ नहीं पाते, हमारे साइंस में जो कई बार नहीं आता, रब तो सब कुछ कर सकता है। ये एक डॉक्टर के लिए समझ लेना, और साजिद भाई इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि भाई करने वाला वो है। तो ये उस पेशेंट ने मुझे सिखाया। मगर इस पेशेंट में इतना फर्क पड़ गया, जो भी इलाज में हमने चेंज किया, और जो मैं नहीं जानता वो रब ने करवाया, कि ये अपने वालिद की इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे बैठने लग गया। और वालिद अब जाकर के लोगों के घर में फिटिंग्स और सब कर पा रहे थे। तो इतना फर्क इलाज से हुआ। और लास्ट केस एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का, जो अचानक एक दिन गुमसुम हो गया, कमरे में बंद रहता था, डरा हुआ सा रहता था, दरवाजा या खिड़की बंद रखता था, पर्दे बंद रखता था। अगर कोई दरवाजा खटखटाता या फोन की घंटी बजती तो पूछता कौन है कौन है, इस डर से कि कहीं कोई ऐसा ना हो आ जाए अंदर जो उसको तकलीफ पहुंचाए, उसको मारे। इतना शक करता था वो बंदा कि खुद की पानी की बोतल भी खुद भरता था। उसको यकीन नहीं था अपने घर वालों पर, और मां के हाथ का पकाया हुआ खाना तक खाने को तैयार नहीं था। छोटी छोटी बात पे भड़क जाता था, और अगर कोई उसकी बात न माने तो हाथापाई तक पर उतर आता था। अब ये मैंने आपको 4 अलग अलग केस बताए। ये चारों केस में कुछ चीजें कॉमन हैं।
तो जो जिनको हम लक्षण कहते हैं या सिम्टम्स कहते हैं, एक पहला सिम्टम है डिल्यूजन। डिल्यूजन यानी एक गलत बात, एक झूठी बात जिस पर मरीज को पुख्ता यकीन हो। भाईजान आपका नाम क्या है? कुरैश, वसीम कुरैशी है। यूसुफ, क्या नाम है आपका? यूसुफ। मैं 10,000 बार वसीम भाई को, वसीम कुरैशी भाई को यूसुफ से बुलाऊं तो भी वसीम कुरैशी की हकीकत यह रहेगी कि उनका नाम वसीम कुरैशी है। बराबर है? कुरैश तो मैंने अंदाजा लगाया, गेस हो गया। तो यूसुफ नहीं है इनका नाम। मेरे लाख बार कहने के बाद भी अगर ये बाहर निकल के रोड क्रॉस करेंगे और किसी ने इनको पुकारा वसीम भाई, तो ये मुड़ के देखेंगे, क्योंकि ये इनकी हकीकत है। हमारे कुछ मरीजों की हकीकत मानो बदल जाती है और वो उस बदली हुई हकीकत को सही हकीकत मान के जीते हैं। तो इन्हें डिल्यूजन्स कहते हैं, जिसके बारे में कितना भी प्रूफ दो तो भी वो तुम्हारे प्रूफ दिखाने के बावजूद उनकी हकीकत से हटते नहीं हैं। तो जो कॉमन डिल्यूजन है वो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, यानी यहां हर कोई मुझे देख रहा है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, यानी बेवफाई, मेरे शौहर या मेरी बीवी किसी और के साथ है और मेरे साथ धोखा कर रही है। अब कितना भी आप इनको सबूत दो, समझाओ, और इस सब की मदद कर ली है आज इस डिवाइस ने, है ना। अब तो इतने सारे केसेस आते हैं कि नहीं, वो जरूर किसी को चैट कर रहा है, किसी के साथ बात कर रहा है, वो बेचारा बोले मेरा फोन ले लो, सब कुछ देख लो, फिर भी वो यकीन नहीं बैठता। दूसरा एक सिम्टम जो कॉमन होता है इन मरीजों में, वो होता है हैल्यूसिनेशन। अब मैंने इनको सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, जवाब मेरे कान में गया, कान से मेरे ब्रेन में गया। बराबर? ब्रेन में जहां मैं सुन रहा हूं क्या बोला जा रहा है, वहां अगर किसी के बोले बिना भी मुझे कुछ सुनाई दे तो उसे हैल्यूसिनेशन कहते हैं। कोई ना बोला और फिर भी मुझे कुछ जहन में सुनाई दिया, इसे हमारी भाषा में ऑडिटरी हैल्यूसिनेशन कहते हैं। ऐसे जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जितनी हमारी सेंसेस हैं, आंखों से तो कई बार कुछ नहीं होते हुए भी लोगों को दिखता है, देखो आ रहा है, अरे उसको बोल उधर बैठे, ये क्यों मुझे छू रहा है, ये दिखाई देना, इसको विजुअल हैल्यूसिनेशंस। आमतौर पे हमारी तकलीफों में ज्यादातर ऑडिटरी हैल्यूसिनेशन, यानी सुनाई देने वाली। तो कितनी बार हम देखते हैं कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, उसे उसके सर के अंदर कुछ आवाजें ऐसी सुनाई दे रही हैं जो उसे हुक्म कर रही हैं, जो आदेश दे रही हैं, जो उपदेश दे रही हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। और उन आवाजों के चलते उस बंदे का व्यवहार, वर्ताव इस तरह हो रहा है। इन लोगों के कई बार एक्सप्रेस करने में, भाषा बोलने में ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। वो जैसे ट्रेन एक पटरी पर चलती है, वो उनकी पटरी पर से उतर के कुछ बात कर रहे हैं और कुछ और ही बात करना शुरू कर लेंगे, या फिर टेंजेंट पे चले जाएंगे। ये बात कर रहे थे और यहां से कहां चले जाएंगे उनको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। या फिर फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एक बात कर रहे हैं, और कल मैच हुई ना क्रिकेट की, इंडिया साउथ अफ्रीका, अगले महीने कॉन्फ्रेंस भी है ना। ये ऐसे 3-4 अलग अलग बातों का जिनका कोई एक दूसरे से लिंक ही नहीं है, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज। और चौथा है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार नियोलॉजिज्म, नए नए शब्दों को बनाना शुरू करते हैं जो हमने पहले कभी सुने ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसी भाषा में बोले जो हमें समझ में ना आए, मगर वो भाषा है, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, मैंने अब जो आखिरी वाक्य बोला वो कन्नड़ा में बोला, आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आप लोगों में से कितने लोगों को कन्नड़ा नहीं आती, मगर जिसको कन्नड़ा आती है वो समझ पाएगा। मगर अपनी ही भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो किसी को नहीं आता है, तो फिर यकीनन उन्हें
साइकोसिस है। अब ये फर्ज करो, अच्छा, और इन दोनों सिम्टम्स को लेकर के डिल्यूजन यानी गलत ख्यालात, गलत यकीन और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, ये आवाजें सुनाई देना, इन दोनों के चलते इनकी सोशियो ऑक्यूपेशनल, सोशियो यानी सामाजिक, ऑक्यूपेशनल यानी व्यावसायिक यानी उनके काम करने की, तिजारत की, उनके उसमें गड़बड़ हो जाती है, जिसको हम लोग डिसफंक्शन बोलते हैं। और इस वजह से वो शख्स, तो एक दाखला लो, अगर मुझे ऐसा लगे कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है और वो मेरे बाजू में आके खड़ा हो जाए तो मैं क्या महसूस करूंगा? मैं डर जाऊंगा, राइट? तो ये लोग 24 घंटे इस फिक्र में, इस डर में मुब्तला रहते हैं। साइकोसिस की कुछ अलामतें हैं जो अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं और मुफ्ती हजरत के पास जाते हैं कि तलाक के मसले में। तो हुज़ैफ़ा भाई ने तो बताया कि अलामतें क्या क्या होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि साइकोसिस की कुछ अलामतें होती हैं, सारा का सारा पेशेंट पूरी तरह से पागल हो गया ऐसा नज़र नहीं आता है। जैसा हुज़ैफ़ा भाई ने कहा कि डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी होता है, यानी कि शौहर या बीवी को ये यकीन होता है कि मेरा जो शौहर है या पार्टनर है या वो किसी ना किसी तरह से उसका किसी ना किसी से चक्कर है। अक्सर ये जब शौहर में पाया जाता है तो शौहर जासूसी जैसा करने लगता है, जैसे घर में आएगा, उसको अगर कहीं दाग दिख गया तो उसको लगेगा यहाँ कोई आकर गया है, अगर बच्चे ने चाय गिरा दी तो उसको लगेगा नहीं ये उसके मनी के निशान है, कोई आकर गया है, या जासूसी जैसा करेगा। बाकी का उसका कामकाज ठीक रहता है तो वो पेशेंट नज़र नहीं आता। इसको हम लोग सिर्फ डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं कि पूरी तरह से पागल जैसा काम नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हम ये ढूंढते हैं कि ये आदमी पागल क्यों है, ये अपना काम कर रहा है, खा रहा पी रहा है, अगर तलाक कहा है तो अपनी बीवी को कहा, बहन को तो नहीं कह दिया, माँ को तो नहीं कह दिया तलाक, मतलब ये पहचान रहा है, इंसान की पहचान इसको है, तो ये पागल नहीं है। तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसको सिर्फ डिल्यूजन है, एक इकलौता डिल्यूजन है कि मेरी बीवी बेवफा है, तो वो उसका सिर्फ उस हद तक कारोबार अफेक्ट होगा, असरअंदाज सिर्फ उस ज़िंदगी पे होगा, बाकी की जो उसकी ज़िंदगी है वो उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो अक्सर ऐसे मामलात में तलाक तक नौबत आती है या गुस्सा होता है और गुस्से की तलाक होती है। तो ये चीज़ की एक तफ्सीश, क्योंकि उसका उस हद तक जो क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट है, यानी मेरी जो सलाहियत है कि मैं सही क्या है गलत क्या है उसके अंदर फ़र्क महसूस कर सकूं, या मुझे ये एहसास हो कि मैं बीमार हूं या ना हूं, जिसको हम लोग इंसाइट कहते हैं। तो ये जो एहसास है और ये जो उसका जो फैसला लेने की सलाहियत है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही है उस एक डिल्यूजन की वजह से। बाकी के कारोबार उसका ठीक ठाक चल रहा है। तो एक तो ये मसला आता है। दूसरा एक मसला आता है कि कई बार साइकोसिस बहुत कम टाइम के लिए आता है। जैसे इंसान को अगर बुखार आ गया और समझो मान लो 105 डिग्री है, तो उस दौरान पेशेंट को हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, यानी उसको चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, उसको चीज़ें सुनाई दे सकती हैं बुखार की वजह से। जैसे बुखार उतरेगा वो ठीक हो जाएगा। और उस हालात में, अब क्योंकि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, डिल्यूजन में कैसा होता है कि ये रहेगी, हमें इसका इलाज करते रहना पड़ेगा, ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बुखार में अक्सर कभी ऐसा होता है और उसने ऐसा कुछ देख लिया, सुन लिया और उसमें उसको बीवी को तलाक दे दी, अब वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी, बाद में वो ठीक हो जाता है, उसको याद भी नहीं है कि मैंने तलाक दी थी। तो ऐसे मसले भी मेरे पास आए हैं, मुफ्ती हजरात ने भेजे हैं। तो बुखार के अंदर कई बार साइकोसिस ऐसी चीज़ों से आता है, जैसे अब मैं धोखे से हुज़ैफ़ा भाई को कुछ खिला दूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके खिलाने से टेम्पररी साइकोसिस होता है। कि मान लीजिए मैंने इनको भांग खिला दी और भांग में सिर्फ नशा नहीं होगा, कई बार सिर्फ साइकोसिस होता है। अब वो नशे की हालत में इन्होंने कुछ कह दिया किसी से, या वो 24 घंटे 48 घंटे इनको हेलुसिनेशंस हो रहे थे और उसमें समझ लो मान लो किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर साइकोसिस था, अगर कोई कह रहा है कि नहीं मेरी ऐसी हालत थी और मुझे पता नहीं कैसे हो गई थी, तो उसको बुखार था या उसको किसी ने धोखे से या उसने कुछ शौकिया खा लिया था, और उसको सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस जो हम लोग बोलते हैं, खासतौर से एमडी के अंदर साइकोसिस होता है, जो आजकल एमडी काफ़ी कॉमन है। तो उसमें हेलुसिनेशन बहुत जल्दी आते हैं। जैसे पहले ज़माने में एलएसडी वगैरह होता था, तो एलएसडी से काफ़ी हेलुसिनेशंस होते थे, आजकल एमडी से होते हैं, एमडी से डिल्यूजन्स भी काफ़ी होते हैं। तो कुछ नशावर चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से साइकोसिस होता है। कुछ ऐसे साइकोसिस होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिम्टम होती है, एक अलामत होती है, जैसे शक अगर है तो सिर्फ बीवी पर है, बाकी लोगों पर शक नहीं है, या शक अगर है तो माँ पर है। कई बार ऐसा हो सकता है कि माँ के ताल्लुक से हो और वो बाप को भड़काए कि नहीं देखो माँ का तो ताल्लुक है इससे फलाने शख्स से।
अक्सर बीवी से होता है, लेकिन बाप से, भाई की बीवी से भी हो सकता है कि भाई की बीवी कर रही है या माँ कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ये बीमारियों को लेकर होता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उनके जिस्म से कीड़े निकल रहे हैं, डिल्यूजन मतलब पैरासाइटोसिस हम लोग बोलते हैं, डिल्यूजनल। तो पेशेंट स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें कीड़े होते नहीं तो दिखेंगे कहाँ से। स्किन वाले बोलते हैं भाई आपको कुछ नहीं है, कुछ लोग कुछ ट्यूब दे देते हैं, लेकिन जब उनके जहन का इलाज किया जाता है तो उनके कीड़े मरने लगते हैं। बोलते हैं नहीं अब कीड़े मर गए, अब नहीं है। तो जहन जो है बहुत अजीब सी अलग सी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। इसमें कई ऐसी बीमारियां होती हैं, और क्योंकि हम लोग हर चीज़ जहन से होता है, पूरा समाज जहन से चलता है, तो सारी चीज़ें जो होती हैं अज़वाजी ज़िंदगी से लेके बाकी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर समाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। तो एक तो ये केसेस होते हैं बुखार वाले और दूसरे डिल्यूजनल वाले। और इसके अलावा अब जो एंजाइटी के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, तो डॉक्टर साहब एंजाइटी के बारे में आप बताइए। हज़रत ने सवाल ये कहा है कि अगर किसी ने गुस्से की हालत में या नशे की हालत में तलाक दी तो उसने सिर्फ बीवी ही के खिलाफ, बीवी ही को ये तलाक क्यों दी, मतलब अपनी बहन को या शौहर को क्यों, या किसी और को, किसी मर्द या किसी दूसरे औरत को क्यों नहीं कह दिया तलाक तलाक। तो ये जो मसला है इसमें एक चीज़ें हैं कि साइकोसिस का जहाँ तक सवाल है कि हकीकत से नाता टूटना, हम लोग जो एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ प्रोफेशनल हम लोग मानते हैं कि जब ये हकीकत से नाता टूटता है तो जुनून यानी मजनून कैफियत जो होती है हकीकत से नाता टूटने की सूरत में होती है। हकीकत से नाता कई तरीके से टूटता है, जैसे कानों में आवाज़ नहीं है लेकिन कानों में आवाज़ आ रही है, ये चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन उसको दिखाई दे रही है, सामने कुछ चीज़ नहीं है लेकिन सुनाई दे रही है, कीड़े नहीं हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं, यानी जो चीज़ हकीकत है उससे नाता टूटकर दूसरा कुछ नाता जुड़ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर नशा किया है, नशे में जो मदहोश हालत में रहेगा पेशेंट वो कुछ देर तक रहेगा, लेकिन नशे की वजह से साइकोसिस होता है। जैसे अगर कोई एमडी का नशा कर रहा है या किसी ने धोखे से गांजा या भांग पिला दिया है, तो उसका नशा जो रहेगा, वो जो चिल्लम चिल्ली बातचीत करेगा वो ठीक है, लेकिन कई बार उसका असर जो डिल्यूजन होता है कि हम लोग ये सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस बोलते हैं कि 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ डिल्यूजन चल रहा है, बाकी का काम वो ठीक कर रहा है, तो वो फिर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसने इसमें याददाश्त नहीं जाती है। याददाश्त जाने वाली जो बीमारी होती है वो निस्यान जो एक अलग चीज़ होती है, और कुछ चीज़ें पैदाइशी होती हैं। जैसे पैदाइशी तौर पे किसी के दिमाग कम हो गया, जो मतिमंद या फिर मेंटली रिटार्डेड पहले कहते थे, आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने, जैसे बच्चा पैदा होता है तो जिस्म और दिमाग साथ साथ बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जिस्म तो उम्र के साथ चल रहा है लेकिन दिमाग पीछे रह गया, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल ही कम होता है, तो उसमें उसको याददाश्त में या उसको रिश्ते समझने में जो शऊर आना चाहिए वो शऊर नहीं आता है। तो कई बार ऐसे लोगों की भी शादी कर दी जाती है। तो अब ऐसे लोगों की शादी कर दी जाती है तो वो लोग रिश्ता अज़दवाज कायम कर लेते हैं, यानी सेक्स वाले रिलेशन कायम कर लेते हैं, लेकिन बाकी की जिम्मेदारियां नहीं समझ पाते, क्योंकि ये लॉलीपॉप जैसा है। मुझे चॉकलेट पसंद है, मैंने एक बार खा लिया, अब मैं बार बार चॉकलेट मांगूंगा, लेकिन चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे ये शऊर मुझे नहीं है। तो कई बार शादी करवा दी जाती है कि नहीं इसका दिमाग आ जाएगा, तो जो कुदरती अगर दिमाग पीछे रह गया है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने अकल देना अपने इख्तियार में रखा है, नहीं तो हर घर में आइंस्टाइन पैदा होते। मतलब जी मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। तो आपका सवाल जो था कि याददाश्त दिमागी बीमारियों में नहीं जाती, सिर्फ निस्यान में, जो उम्र के साथ जब इंसान उम्र रसीदा होता है और वो भूलने लगता है तो उसमें याददाश्त जाती है। उसके अंदर वो इंसान दूसरों को पहचानने से, यानी मैं अगर आपके बदले में आपसे हुज़ैफा कहूँ, आपकी शक्ल मुझे याद ना हो, ये निस्यान जो है ये ओल्ड एज में होता है। इंसान उम्र रसीदा 60 साल जो सठियाना कहते थे उसके बाद होता है। जो पागलपन जुनूनी कैफियत होती है उसमें इंसान की याददाश्त नहीं जाती, बल्कि याददाश्त और तेज़ हो जाती है कई बार। तो ये मुख्तसर में आपके सवाल का जवाब। हाँ, और हाँ मैं एक ऐड करना चाहूँगा। मौलाना साहब शायद ये पूछ रहे हैं कि भाई वो बीवी को ही क्यों दे रहा है और किसी और को क्यों नहीं बोल रहा है। तो इस तकलीफ में जी
उस हालत में अगर वो तलाक है तो तलाक वाक़ई नहीं होता। जब हम लोग पूछते हैं उनके मतलब से तो मालूम होता है कि वाकई वो अपने आप में नहीं था, जी। कपड़ा फाड़ दे रहा था, गिलास तोड़ दे जी। रहा था, जिनको गाली नहीं दे सकता उनके सामने गाली दे रहा है, लेकिन जो तलाक के अल्फाज उसने कहे वो बीवी को कोई- तलाक करके गए, तो दूसरा क्यों हाँ, नहीं गया? तो सब ये मजनूनी जो हालत है, इसमें इंटेलिजेंस बिगड़ता नहीं है, तो समझदारी कम नहीं हो गई है। सोचने समझने की जो हमारा इंटेलिजेंस एक बेसिक रहता है कि अगर मेरा आप आईक्यू टेस्ट करेंगे, समझिए मेरा आईक्यू अगर 110 आ रहा है तो हमेशा 110 ही आएगा, भले मुझे ये रिलीजन रहे कि हुज़ैफा मेरा दुश्मन है और मैं हुज़ैफा से वैसे ही बर्ताव करूँगा। मतलब मैं जहाँ तक हुज़ैफा से मेरी डीलिंग है, मैं उनको पहचानूंगा भी, उनको दुश्मन की तरह ट्रीट भी करूँगा, लेकिन बाकी लोगों से मेरे मामला ठीक है। तो जब गुस्सा आता है तो गुस्से में वो बीवी को पहचानना भूलेगा नहीं, लेकिन जो गलत फहमियाँ हैं गुस्से की वजह से, उसको असल में शऊर ही कहते हैं। अच्छा जी, नहीं वो उर्दू का जो, शऊर अलग लफ्ज़ है। अच्छा ये जो शऊर जी 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 हाँ, तो जो गुस्से की वजह से जो शऊर खोना, यानी जो आप कहना चाह रहे हैं कि गुस्से की वजह से उसका इंटेलिजेंस जो है, जहाँ तक लोगों को पहचानने की सलाहियत है वो है, लेकिन उसके इमोशंस कंट्रोल के बाहर हो गए और उसके जो बिलीफ सिस्टम है, यानी उसका जो बिलीफ है वो उसके बाहर हो गए हैं। तो वैसे में उसको साइकोसिस कह सकते हैं, पहचान है लेकिन जज्बात का कंट्रोल नहीं है जी। सब बिलीफ और थॉट दो अलग चीजें हैं। बिलीफ यानी यकीन और थॉट यानी सोच। ये तकलीफ सोच की बीमारी है। उस समय उसको नाराजगी हुई और उसने गुस्से में जो आया बोल दिया, मगर उसकी इंटेलिजेंस बिगड़ी नहीं है, वो बिल्कुल बुद्धू नहीं हो गया है, वो जान रहा है वो क्या कर रहा है। तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई अगर मजनून हो गया है, या अगर जिसको हम कहें कि दीवाना हो गया है या साइकोसिस हो गई है, तो फिर उसने ये कैसे परख लिया कि अरे भाई वो दो अलग चीजें हैं। रियलिटी को जो एक डिस्टॉर्शन है, एक वो अलग है, और इंटेलिजेंस एक अलग चीज है। इंटेलिजेंस वो खोता नहीं है, वो गुस्से में भी जोड़ पाएगा, पहचान पाएगा, समझ पाएगा, मगर अभी गुस्सा इतना ज्यादा है कि उसको इस शख्स पर गुस्सा आ रहा है और उसमें वो एक बिल्कुल टनल विजन हो गया है, उसको और कुछ नहीं दिख रहा है। Intelligence and emotions you can दे आर divide टू with that. डिफरेंट थिंग्स। मतलब उस वक्त के लिए जो हवास एकदम ख़राब हो गए और उस बद हवासी में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रह गई, तो वो वैसा रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक और हिस्सा है जिसमें इंसान को एंजाइटी यानी घबराहट होती है ना। अब घबराहट जिसको ना हो उसको इंसानों में गिना ही ना जाए। हर इंसान को थोड़ी एंजाइटी होना कुदरती है, जायज है, नॉर्मल है। तो जब एंजाइटी थोड़ी रहे, अगर एंजाइटी ना रहे तो हम कुछ भी ना करें। मुझे आज फिक्र थी कि मुझे 11 बजे यहां पहुंचना है, तो मैंने जल्दी जल्दी पेशेंट्स को हॉस्पिटल में देखा। साजिद भाई को फिक्र थी, तो वो फिक्र होना जरूरी है, मगर वो फिक्र इतनी रहे कि हम संभाल पाए। जब वो फिक्र इतनी ज्यादा हो जाए कि उसकी वजह से जिस्मानी लक्षण भी होने लगे, फिजिकल सिम्टम्स भी होने लगे, और ज़हनी तौर पर भी ध्यान नहीं टिके कहीं एक जगह पर, और एक डर सा बना रहे कि क्या होगा, कैसे होगा, इसे हम फिर एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं कि भाई जो एंजाइटी नॉर्मली होनी चाहिए उससे बढ़ के कई ज्यादा हो गई है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की होती है। सबसे जो कॉमन हम देखते हैं वो एक होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही बहुत फिक्रमंद रहते हैं, तो कहते हैं कि भाई उसका नाम फखरुद्दीन नहीं होना चाहिए था, फिक्रुद्दीन होना चाहिए था। वो जब देखो तब फिक्र, तो ये बंदा उसके घर पे लोग पहुंचे नहीं तो फोन फिरा लेगा, अरे 2 मिनट ही तो हुई है, मगर इसकी फितरत है कि वो फिक्र करता रहे। तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये जवानी में ही शुरू हो जाती है और जैसे उम्र बढ़ती है इनकी फिक्रें बढ़ती रहती हैं, ये जरा भी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। एक दूसरा डिसऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में अच्छा भला इंसान
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और अचानक से बेइंतहा घबराहट का महसूस करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना छूटने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, पेट में डबके पड़ते हैं, उसे सीने में जकड़न लगती है, उसे लगता है कि बस मैं अभी बेकाबू हो जाऊंगा, या तो मेरी जान निकल जाएगी या मैं ज़हनी तौर पर अपना संतुलन खो बैठूंगा। तो ये क्या होता है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को, तकरीबन 90 लोग हैं, एयरबस प्लेन में ले चलता हूं। हम प्लेन में बैठे हैं, प्लेन ने उड़ान भरी है, आप सबको मैंने फ्री टिकट दी है ना। प्लेन ने उड़ान भरी, 5 मिनट हो गई, पायलट ने अनाउंस किया कि आप अभी पेट की पट्टी खोल सकते हैं, सीट बेल्ट खोल सकते हैं। 2 मिनट के बाद पायलट अनाउंसमेंट पे फिर आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर पायलट स्पीकिंग, आई एम अफ्रेड वन ऑफ द इंजिन्स ऑन द राइट विंग हैव गॉट स्पॉइल्ड। पायलट बोलता है कि जमनी बाजू की प्लेन की एक पांख में एक इंजन खराब हो गई, बट डोंट वरी लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फिर पायलट आश्वासन भी देता है, मगर फिक्र मत करो, द ओनली थिंग इज वी विल लैंड 5 मिनट्स लेटर। अब हम सोचते हैं यहां से दिल्ली जा रहे हैं, 5 मिनट की देरी में क्या फर्क पड़ता है, तो हम 5 मिनट की देरी के लिए तैयार हुए। 5 मिनट बाद पायलट फिर अनाउंसमेंट पे आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर पायलट स्पीकिंग, आई एम अफ्रेड द इंजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंग ऑल्सो हैज गॉट स्पॉइल्ड, बट अगेन आई अश्योर यू देयर इज नो नीड टू वरी। अब जो है सब लोग चर्चा करने लग जाते हैं, ये फ्री की टिकट लेनी ही नहीं चाहिए, है ना, देखो ये पायलट बार बार डरा रहा है। मगर पायलट ने आश्वासन क्या दिया है कि भाई 10 मिनट की देरी होगी, मगर प्लेन इत्मीनान से लैंड कर जाएगा। अब सब लोग थोड़े से घबराए हुए हैं, हल्के से। फिर पायलट वापस अनाउंसमेंट पे आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट इंजन दैट गॉट स्पॉइल्ड हैज गॉन रियली बैड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब बैठी हुई पब्लिक प्लेन में कुछ नहीं कर पा रही है, ना आप उतर पाओ, ना आप जाके पांख पे जाके इंजन ठीक, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो भी नहीं कर पाओ भाई, एविएशन इंजीनियर हो तो भी नहीं कर पाओ, चलती गाड़ी में कैसे आप कुछ करो। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग रब को याद कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। 15 मिनट की देरी से प्लेन इत्मीनान से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो जाती है। मगर जब तक कि आप अपने कदम जमीन पे नहीं रख देते, तब तक जो कैफियत अपनी होती है कि कभी भी जान निकल सकती है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, हाथ कांपना, ज़हनी तौर पर परेशान होना, घर के सब लोगों को याद कर लेना और समझ में नहीं आना क्या करना, यह कैफियत होती है पैनिक अटैक में। यह पैनिक अटैक 5 मिनट से 20 मिनट तक रहता है और 20-25 मिनट के बाद अपने आप सही भी हो जाता है। तो जब यह कैफियत पहली बार इंसान को होती है तो बहुत डर जाता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने की ख्वाहिश करता है। वहां पहुंचने पर पल्स, बीपी सब चेकअप करते हैं, सब नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट भी निकालते हैं, सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर जो अगर नहीं जानकार हो तो बोला, अरे कुछ नहीं, जरा नर्वस हो गया, टेंशन मत लो, सब ठीक है, बंदा घर पे आ जाता है। जब ये दूसरी बार होता है तो ये बंदा डर जाता है कि जरूर मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है जो डॉक्टर लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। और ये वो मरीज हैं जो अक्सर बार बार चेकअप के लिए जाते हैं। ये हर दम ये एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं मुझे कोई बहुत बड़ी तकलीफ है। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं पैनिक डिसऑर्डर का कि ये वो तबके के मरीज हैं जिनको अगर पहचाना नहीं गया, परखा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, तो ये बहुत हाई रिस्क पर होते हैं सुसाइड कमिट करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि कोई मेरी तकलीफ हो रही है, मुझे इतना हो रहा है, और ये डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं नॉर्मल है, तो मैं क्या ऐसे ही कर रहा हूं। और ये दूसरे एपिसोड के बाद इस डर में जीते हैं कहीं मुझे वापस वो वाली कैफियत ना हो जाए। तो ये हो गया पैनिक डिसऑर्डर। और एक तीसरा कंडीशन है जिसको बोलते हैं एगोराफोबिया। इसमें शख्स अपने घर के बाहर अकेला नहीं निकलता या कोई ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करता जहां भीड़ भड़ाका हो। तो लोकल ट्रेन में भी नहीं चढ़ता, बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं बस में आ जाऊंगा या मैं टैक्सी कर लूंगा और फिर बाकी का रास्ता चल लूंगा। फोबिया यानी जरूरत से, हद से ज्यादा किसी चीज का डर, खौफ, जो इतना डर
मांगता भी नहीं है। अब ट्रेन में जाना कोई डर वाली बात नहीं है, मगर उस मरीज को लगता है। तो हमारे एक रिश्तेदार होते थे, उनका नाम भी ले सकता हूं, वो नहीं रहे और उनको बुरा भी नहीं लगेगा, खतीजा आंटी। वो कभी भी कहीं भी जाने के लिए अम्मी को बुलाते थे। अम्मी के बिना वो उनके घर के बाहर नहीं निकलते, तो अम्मी जाती, उनको उनके घर से लेती और फिर ये दोनों बाहर जाते, सहेलियां थी, और उनको उनके घर पे छोड़ के अम्मी आती। तो मुझे छोटा था तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये क्या है, मम्मी खतीजा आंटी के पीछे इतना दौड़ भाग करती हैं। मगर वो खतीजा आंटी एक तो अकेले कहीं जा नहीं पाते थे, दूसरा लिफ्ट में ट्रेवल नहीं कर पाते थे। बंद जगह हो ना, इसको हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। तो बंद कमरे में जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगे या डिफिकल्ट हो, तो ये लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाते क्योंकि अंधेरा होता है, और अगर कुछ खुदा ना करे कुछ हो गया तो बाहर निकलने का दरवाजा तो वही कि अगर मैं अंदर अटक गया कुछ हो गया तो ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। ऐसे पेशेंट मस्जिद में भी जाते हैं तो पीछे की सफ में रहते हैं, दरवाजे के पास, तो जुमा में आगे नहीं जाते और डरते हैं। हाँ, डरते हैं। ये यदि काफ़ी आते हैं और फिर ये दुआएं ज़्यादा करवाते हैं और फिर वो ठीक नहीं होते, तो और कई बार ऐसा होता है कि मस्जिद में जाना ही बंद कर देते हैं। तो इसलिए परफेक्ट, वेरी गुड, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही प्रोग्राम मैंने दाऊदी बोहरा समाज के लिए भी पहले किया हुआ है। एक देश की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। ये देश, ये गूगल मैप से फोटो लिया हुआ है, बहुत मशहूर है। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज हैं, बहुत सारे शहर हैं जहां बहुत तरक्की हुई है, बहुत सारे खेत भी हैं और बहुत सारी कुदरती काबिलियतें भी हैं। पानी है, झरने हैं, धूप है ना, हर तरह के फूल फल और जानवर हैं। मगर ये देश मशहूर इसलिए है कि इसकी जो संख्या, इसकी जो आबादी है वो बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं और आत्मनिर्भर हैं, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। इनकी सबसे बड़ी काबिलियत क्या है कि ये टाइम और मेहनत इसकी कदर करते हैं। अपना टाइम पे काम कर लेते हैं ये लोग, और अपने आप के साथ और अपने से दूसरे लोगों के साथ अच्छा इनका तालमेल है। कोई शिकायतें नहीं है, इनके अंदर कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, कोई झगड़े नहीं है। हर तौर पे, माली, जिस्मानी, रूहानी, हर तौर पे ये लोग खुश और सुखी हैं। सब खुश थे इस देश में। कब तक? जब एक दिन इस देश का कोई व्यक्ति, कोई शख्स किसी दूसरे देश में गया और वहां उसने एक शो देखा, जादुई शो। वो जादूगर तो कुछ भी कर सकता था और उसने इन लोगों को यकीन दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये लोग बहुत खुश हुए। ये रईस लोग थे, 2 जने। तो ये उसके पास गए, जादूगर के पास, कि भाई तू यार इतना जादूगर है, इतना बड़ा आदमी है, तू हमारे देश में आके एक शो कर। तो वो उनके न्योते पर, उनके बुलाने पर वो आया, उसने एक शो उनके देश में किया और वो जाने लगा। तो लोगों ने रोक दिया, बोले नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, हमको भी ये जादू सीखना है। तो बोले भाई मैं तो रुक नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कुछ किट्स छोड़ जाता हूं, ये डब्बे हैं, आप खोलो और आप इसमें से जादू खुद सीख लो। लोग खुश हो गए कि अब हम भी जादू कर पाएंगे, है ना। तो वो किट्स खोल करके जिन लोगों को, जो मशहूर लोग थे, जो जिनको वो एक्सेस थी, उन लोगों ने वो किट्स खोले और खुद जादू करना सीखा और पढ़ाते गए। थोड़े लोगों ने जादू सीखा तो बाकी लोगों ने बोला यार खाली ये लोग जादू क्यों सीखे, तो उन लोगों ने भी अमेज़न पे वही किट्स मंगा लिए और वो लोग भी जादू करना सीख गए। अब जादुई काबिलियतों से एक दूसरे को लुभाने लगे, देखो मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, और ज्यादा 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 जादू सीखने लगे। इतना करने लगे कि पहले जो कामकाज करते थे वो साइड पे रह गया। अब लोगों ने जादू की दुकानें खोल दी और पहले जो तिजारत थी वो सब छोड़ दी, जो मेहनत करते थे, जो लगन से काम करते थे, और जहां देखो वहां जादू की दुकानें खोल दी। जहां पहले खेत थे, जहां पहले इंडस्ट्रीज थी, वहां अब जादू की दुकानें खोल दी, है ना। जो देश इतना बढ़िया चल रहा था, सब लोग जादू में शरीक हो गए। कभी कभी तो इस वजह से इन लोगों में ना इत्तेफाकी और झगड़े भी होने लग गए। जहां देखो वहां जादू।
कुछ लोगों ने एहसास किया कि यार ये बहुत ज्यादा जादू हो रहा है, अपना जो पहले वाला काम था वो तो अपन ने छोड़ दिए, अब काम नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, खाना नहीं रहा, क्योंकि हर कोई जादू बेच रहा है तो कौन खरीदेगा। एक देश जो इतना मशहूर था इतनी काबिलियतों के लिए, वो अब बिगड़ता चला गया। इज्जत, कदर, वैल्यूज, जो सारी काबिलियतें इनकी थी जिसके लिए देश मशहूर था, अब ये कोई मायने नहीं रखने लगी। कुछ लोगों ने एहसास किया कि यार ये हम गलत कर रहे हैं, इतना ज्यादा जादू कर रहे हैं, हमें शायद वापस पुराने वाले काम पे जाना चाहिए। मगर वो जाने लगते तो दूसरे लोग उन पर दबाव डालते, अरे क्या कर रहे हो, इतना अच्छा जादू छोड़ के वहां जा रहे हो, चलो आओ वापस जादू करो। ये जो देश है ये हमारा जहन है, हमारा दिमाग है, और जो जादू की मैं बात कर रहा हूं ये वो नशीले पदार्थ हैं जो हमारे ब्रेन पर, हमारे जहन पर राज करते हैं, और इंसान को फिर लगता है कि बस मुझे तो वही चीज चाहिए। इसके बारे में और साजिद भाई बताएंगे। वक्त है ना मुफ्ती साहब, अगर हाँ, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा, और फिर हिस्टीरिया के बारे में, क्योंकि हिस्टीरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हिस्टीरिया आता है, घरेलू मसले मसाइल में हिस्टीरिया के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। तो नशे तो खैर आम तौर पर हैं और नशा मुक्ति केंद्र बनते जा रहे हैं। नशा जो है हम लोग एक तरह से बीमारी मानते हैं। मतलब ऐसा होता है कि नशा जो है, जिस तरह से आप जो लज्जत है किसी भी चीज़ की, आप खाने की लज्जत है, सेक्स की लज्जत है, आप बयान नहीं कर सकते, वो एहसास की जा सकती, महसूस की जा सकती है। इसी तरह से जो नशीली चीज़ें हैं वो इंसान को तस्कीन देती हैं, लज्जत देती है, या फिर बहुत अच्छी नींद देती है, या उसकी एंजाइटी, जो डॉक्टर साहब ने अभी इतने अच्छे से बताया कि एंजाइटी क्या होती है, या उसकी एंजाइटी कम कर देती है। तो नशा जो है अक्सर इन चीज़ों में रिलीफ देता है या इंटरनल लज्जत देता है। कई बार कुछ नशीली चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लज्जत जो मिलती है वो सेक्स की लज्जत से 1000 गुना ज़्यादा होती है, जैसे ब्राउन शुगर हो गया, यानी स्मैक जो होती है। तो इंसान जो नशा करने लगता है तो उसको जो लज्जत मिलती है, उस लज्जत को ढूंढने के लिए, उससे जो एंजाइटी कम होती है उस एंजाइटी को कम करने के लिए, नींद नहीं आती उसके लिए, या और बहुत सारे कभी डिप्रेशन होते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, खुद का इलाज खुद करने के लिए, उसके लिए शुरू होता है। कई बार ये शुरुआत में जैसे जो होती है नशीली चीज़ों की आदत, तो शुरुआत ऐसी होती है कि इंसान अपने आप को अलग महसूस करता है, या तो उसको एंजाइटी होती है, या जो पीयर प्रेशर जो बोलते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सबको जादू सीखना है, यानी लोग, मैं कुछ अलग हूँ, या लोगों का प्रेशर है, उसको लेकर मुझे कुछ अपने आप को साबित करना है, तो स्मोकिंग शुरू कर दी, फिर नशे में चले गए। तो नशा एक तरह से फिर बीमारी बन जाता है। क्या होता है कि शुरुआत में जो लज्जत, मैं अभी सिर्फ लज्जत की बात कर रहा हूँ और बहुत सारी साइंस इसके पीछे होती है। तो अगर मैंने आज ब्राउन शुगर का नशा किया पहली बार, तो मुझे पहली बार जो लज्जत मिलेगी वो लज्जत मुझे दूसरी बार में शायद नहीं मिलेगी, लेकिन मैं वो लज्जत को तलाश करता रहूँगा हमेशा। तो पहली बार अगर मुझे 1000 गुना लज्जत हुई है तो दूसरी बार 999% होगी। एक स्टेज आती है कि जब लज्जत नहीं आती, मुझे नशे की आदत है, लेकिन यह सेम अमाउंट ऑफ लज्जत के लिए, यानी मैं अगर पहले मान लीजिए ये 1 बॉटल के बराबर नशा कर रहा था, तो अब मुझे 10 बॉटल से उतना ही लज्जत मिलेगी जितनी 1 बॉटल से मिल रही थी। तो मैं उस चीज़ को यानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लज्जत उतनी है या कम हो गई है। तो एक स्टेज के बाद में, जब इस स्टेज पे इंसान पहुँचता है कि उसको लज्जत नहीं मिल रही है, और जब वो अमाउंट कम करता है तो उसको विड्रॉल आता है, यानी नशा छोड़ने के टाइम पे तकलीफ़ें होती हैं। ये तकलीफ़ें जिस्मानी होती हैं और दिमागी होती हैं, यानी उसको नींद नहीं आएगी, या जिस्म के अंदर तकलीफ़ें होती हैं। जैसे अगर स्मैक छोड़ने वाला या ब्राउन शुगर वाला है तो उसको पेट में दर्द होगा, आँख से पानी, नाक से पानी, जोड़ों में दर्द होगा, पेट में मरोड़ होगा, जुलाब होंगे, और बहुत सारी जिस्मानी तकलीफ़ होती है। तो ये तकलीफ़ से बचने के लिए दूसरी स्टेज में इंसान नशा करता है, यानी पहली स्टेज में लज्जत थी या जो भी उसकी तकलीफ़ थी, जैसे एंजाइटी कम करने के लिए। दूसरी स्टेज में इंसान आता है जहाँ उसको लज्जत नहीं मिल रही है, अब उसको छोड़ने की सज़ा मिल रही है, यानी छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। तो ये हम लोग उस चीज़ को इलाज के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो नशा जो है एक बीमारी की तरह है, और इसमें और काफ़ी कुछ होता है, लेकिन मैं अब हिस्टीरिया पर आता हूँ, क्योंकि हिस्टीरिया जो होता है आमतौर से बाबाओं, आलिम और ये झाड़ फूक करने वाले सबके पास अक्सर हिस्टेरिकल केसेस जाते हैं। हर ख़ानदान में आपको 1-2 हिस्टीरिया के पेशेंट मिल जाएंगे, और अक्सर हिस्टीरिया जो होता है औरतों में कॉमन होता है। जिन मुल्कों में तरक्की कर ली, जहाँ औरतों को आज़ादी है, वहाँ हिस्टीरिया लगभग ख़त्म जैसा हो चुका है, बहुत कम होता है। तो हिस्टीरिया जो होता है, मैं पहले आपको जहन के बारे में बताऊं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी ब्रेन का जो नक्शा बना कर दिया था, तो जो फंक्शनिंग है हमारे दिमाग की, जहन की,
एक तो क्या होता है कि एक शौरी तौर पर है। शौरी तौर का मतलब ये है कि मैं अपने आप को पहचान रहा हूँ, मेरे वालिद का नाम क्या है, मेरी वालिदा का नाम क्या है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, ये मैं आज में जो जी रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, सब लोगों से पहचान कर रहा हूँ, ये मेरा आज का शऊर है। तो ये मैं आज में जी रहा हूँ। तो एक तो ये शऊरी तौर पर हो गया। एक लाशऊरी तौर पर होता है, यानी अगर ये आवाज़ हुई, ये भी अंदर रिकॉर्ड हो गई है। मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, मलयालम गाना सुन रहा हूँ, पीछे बज रहा है, या दो लोग बैठकर मलयालम में या कन्नड़ में बात कर रहे हैं, बंगाली में बात कर रहे हैं, वो मेरे जहन में, मेरा कंप्यूटर जो है, मेरा जहन जो एक कंप्यूटर है रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जहन उस तरफ नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है अंदर। इसके अलावा बहुत सारी हमारी बचपन की जो याददाश्त हैं, जो हम अभी याद नहीं कर सकते, वो अंदर दबी हुई हैं। तो हिस्टीरिया में क्या होता है कि दिमाग के अंदर रिलेशनशिप्स को लेकर या हालात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ के बारे में दो अलग अलग किस्म के एहसासात होते हैं। तो मान लीजिए किसी का शौहर है, बहुत अच्छा है, लेकिन नशा करता है, तो अब बीवी उसको चाहती भी है क्योंकि इंसान अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन रोज़ नशा करता है, तो उसकी वजह से उसको अंदर नफरत भी है। तो अब बीवी के जहन में ये दो इमोशंस अलग अलग आ गए, एक नफरत का आ गया, एक मोहब्बत का आ गया। तो जब ये एक ही चीज़ के बारे में दो अलग अलग फीलिंग आ जाती हैं, तो इंसान जो है ना हिस्टीरिया में चला जाता है। उसको डिसोसिएशन भी हम लोग बोलते हैं। डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कई बार हिस्टीरिया में जिस्मानी अलामतें जाहिर होती हैं, जैसे इंसान बेहोश हो गया, एक हाथ नहीं उठ रहा है, मुंह टेढ़ा हो गया, उसको फिट जैसा आ गया, यानी उसको एक दौरा जैसा पड़ गया। तो जो चीज़ें कल्चरली एक्सेप्टेड होती हैं, जैसे हमारे कल्चर में है कि जिन भूत आ जाना, जादू टोना हो जाना, ये हो जाना, हिंदू कल्चर में है कि देवी आ गई, क्रिश्चियन कल्चर में है कि डेमॉन्स आ गए, ये आ गया। तो जो जिसके कल्चर में है वो चीज़ जाहिर होने लगती है, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं वो जाहिर होने लगती हैं। तो जब ये एंजाइटी जो पैदा होती है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जब ये बर्दाश्त नहीं होती है, तो इंसान या तो जिस्मानी उसके अंदर अलामतें जाहिर होने लगती है, या कुछ रूहानी टाइप की, यानी इंसान ज़बान बदल के बात करेगा, अलग भाषा में बात करेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो अनपढ़ औरत थी, इंग्लिश में बात कर रही है, ये तो कभी बंगाल गई नहीं, बंगाली में बात कर रही है, कैसे कर रही है? तो एक्चुअली उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग टीवी पर, हम लोग एक्सपोज्ड हैं हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ें हमारे आसपास चल रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ब्रेन हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। वो एकदम कोहेरेंट लैंग्वेज नहीं रहेगी कि हम एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलेंगे, वो बंगाली में बोलेंगे, बिहारी में बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, जबकि हालांकि उनको बंगाल से या केरला से कोई लेना देना नहीं है, कभी आसपास भी कोई रहता नहीं है। या मुस्लिम लड़की है तो भजन गाने लगेगी, हिंदू लड़की है तो अजान देने लगेगी। तो अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वो चीज़ें रिकॉर्डेड है, हम उसको एक्सपोज्ड है, तो जहन के अंदर हर चीज़ रिकॉर्डेड है, वो आ रही है। अब हिस्टीरिया में ऐसा होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट इंसान बयान नहीं कर पाता। कई बार ये मेरे पास लड़कियां लेकर आते हैं जो लड़कियां काफ़ी पढ़ाई में अच्छी हैं, जैसे 10वीं में और 12वीं में उनके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, और वो अब उसको आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो आगे की पढ़ाई नहीं करने दी जा रही कि हमारे में लड़कियों को पढ़ाते नहीं, अब हम लड़का ढूंढेंगे, शादी करेंगे। तो अक्सर ऐसी लड़कियां फिर उनको हिस्टीरिया के सिम्टम्स आने लगती हैं। अब क्योंकि हल नहीं होता कई बार, अब घर वाले बज़िद है कि हम पढ़ाएंगे नहीं, तो शुरू में हिस्टीरिया के सिम्टम्स आते हैं, फिर जो भी करते हैं कि दुआ की, दवा की, बाद में एक वक्त के बाद में वो समझौता इंसान कर लेता है, तो ऐसा जाहिर होता है कि फ़लानी जगह जाने से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हिस्टीरिया आमतौर पर ऐसा होता है कि हिस्टीरिया के अंदर कुछ भी अलामत आ सकती है। इंसान आवाज़ बदल कर बात कर सकता है, दूसरी भाषाओं में बात कर सकता है, या बेहोश हो जाएगा, या उसको पैरालिसिस जैसा आ जाएगा, या कुछ होगा। लेकिन इसकी वजह ये होती है कि उसको हेल्प चाहिए, जहन के अंदर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो हल नहीं कर पा रहे। तो अक्सर जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, मतलब चाहे वो दवा से हो या दुआ से हो, क्योंकि हिस्टीरिया में भी स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं होती, क्योंकि हम इंसान के हालात बदल नहीं सकते, लेकिन दवाएं थोड़ा सपोर्ट करती हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आज मुझे चोट लगी है, अब मेरा हाथ आज फ्रैक्चर हो गया, तो आज मुझे तकलीफ ज़्यादा रहेगी, और इसमें मुझे पता है कि डेढ़ महीना लगने वाला है, 1.5 महीने में मेरा हाथ दोबारा मजबूत हो जाएगा, काम करने लायक हो जाएगा। तो मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, वो हड्डी बिठवाऊं, डॉक्टर को दिखाऊं, शुरू में दर्द ज़्यादा होगा, 7 दिन बाद मुझे वो तकलीफ कम हो जाएगी, 40 दिन बाद और कम हो जाएगी। तो इसी तरह जब हिस्टीरिया के पेशेंट आते हैं तो ये होता है कि नहीं, अभी आपको इसको 40 दिन तक ये करना है, 50 दिन तक ये करना है, तो ये वक्त लेते हैं हम लोग, ताकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो अपना टाइम ले। तो ये एक बार क्या होता है कि हीलिंग अपना टाइम लेती है, और मसला या तो उससे समझौता हो जाता है या कोई ना कोई हल निकाल देता है वक्त।
तो दोनों शक्लों में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हिस्टीरिया में अब ऐसा होता है कि हिस्टीरिया जब सामने होता है तो अक्सर रिश्तेदार, पड़ोसी या दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, हालांकि हिस्टीरिया जो होता है ड्रामा नहीं होता। और जब ये ड्रामा वर्ड इस्तेमाल होता है तो बात रिलेशन ख़राब होने की आ जाती है। तो इसलिए मैंने हिस्टीरिया का कुछ बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये जब रिलेशनशिप पे बात आती है कि शादी ब्याह के बारे में, तलाक के बारे में नौबत आ जाती है, तो इसलिए हिस्टीरिया के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा काउंसलिंग उसमें काम करती है। तो एक काउंसलिंग सेंटर का जो मैंने मुफ्ती साहब से भी जब हमारा मशवरा चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा आपके पास हिस्टीरिया के ही केसेस आएंगे और उसमें आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो साइकेट्री में और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन क्योंकि वक्त एक लिमिट है, तो आप लोगों से शुक्रिया के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इत्मीनान से सुना और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त भी है, अपनी दुआ में हमें याद रखें। और हुज़ैफा भाई का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैं भी आपको मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ऐसे बड़े इज्तिमा में मैं शामिल हो सकूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم